हाँ, हेलो बच्चों। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पिछले दो एक लेक्चर देखे हैं। उनमें हमने देखा था संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी थी। अब उसी क्रम में आगे आज हम संकरण वाला पार्ट देखेंगे। संकरण में सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस अवधारणा को क्यों लाया गया। उसके बाद इसकी प्रकार को देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हमें संकरण को ढंग से समझना है, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से देखना है और उसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले संकरण की अवधारणा समझने से पहले हम ये देखते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या चीजें व्याख्या नहीं कर पाया था, किन किन चीजों को ढंग से नहीं समझा पाया था कि हमें संकरण की आवश्यकता पड़ी। तो एक बार ब्रीफली में संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ कमियां देख लेते हैं, उसके बाद में हम संकरण को समझते हैं। चलो देखते हैं। अब देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत बोलता है कि एक परमाणु उतने सहसंयोजक बंध बनाता है जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन के लिए उसके पास उपलब्ध होते हैं। अर्थात ये क्या बोल रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत, कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ही कक्षक बनाएगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट में। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ अपवाद देखिए। हम देख पाते हैं कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2, यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है। बोरोन 1s2 2s2 2px1, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? एक। इसी तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s2 2s2 2px1 2py1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है यहाँ पर? 2। अतः इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, बोरोन को कोई, बेरिलियम को तो कोई बंध बनाना ही नहीं चाहिए। बोरोन एक बंध बनाए और कार्बन 2 बंध बनाने चाहिए। लेकिन ये तो हमारे पास में यौगिक ज्ञात है कि बेरिलियम 2 बंध बनाता है, जैसे BeCl2, बोरोन 3 बंध बनाता है BeCl3, और कार्बन 4 बंध बनाता है CCl4 जैसे बंध बनाता है। तो जो VBT है, संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो इसकी व्याख्या करता है। वो बोलता है कि देखो, बेरिलियम में जो 2s कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, ये उत्तेजित होकर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चला जाता है? 2p कक्षक में चला जाता है। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 2s से 2p में चला गया तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से बोरोन में इस 2px में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही सही, यहाँ से 2s से एक और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाएगा, जिससे यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? एक तो s का, एक px का और एक py का। इसी तरह से कार्बन में एक 2s कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चला जाता है? 2pz में चला जाएगा। अतः इनके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, जैसे बेरिलियम था, निम्न अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हो गए। ये 2s की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे बेरिलियम में। अब यहाँ पे 2px खाली है, y खाली है और z खाली है। अब यहाँ पे तो कोई बंध बनाना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से निकलकर कहां चला जाता है? 2px कक्षक में। तो अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब VBT के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, तो ये 2 कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे और 2 बंध बनाएंगे। इसी तरह से बोरोन की बात करें तो बोरोन में भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे तो युग्मित है और यहाँ पर अयुग्मित है, तो इसके हिसाब से तो एक ही बंध बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 बंध बन रहे, तो इसकी व्याख्या क्या दी हमने यहाँ पर? देखो, बोरोन में क्या हुआ? उत्तेजित अवस्था में 2s कक्षक, इस 1s को भूल जाओ, यहाँ पर 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? उत्तेजित होकर 2py कक्षक में चला गया, यहाँ पे चला जाता है। और इस प्रकार हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 1, 2 और 3। अब ये 3 बंध बना सकता है। इसी तरह से कार्बन की बात की जाए तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। लेकिन हमें याद है 4 बंध बनाता है, तो इसकी व्याख्या क्या दी हमने कि यहाँ पर कार्बन से उत्तेजित अवस्था में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, ये वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चला जाता है? 2pz में। तो ये कहां चला गया? 2pz में। अब हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये तो कहलाती है निम्नतम ऊर्जा अवस्था, या इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, और ये कहलाती है उत्तेजित अवस्था। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये तो समझा दिया उसने कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, बोरोन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इससे 2 बंध बना सकता है। लेकिन इसके नेचर को भी देखेंगे हम यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि VBT इसकी व्याख्या कर पा रहा है। आगे इसी को समझते हैं।
वीबीटी के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चारों कक्षक अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बना दिए। बिल्कुल बात भी सही है। अभी सिद्धांत जैसे मेथेन अणु लिया, मेथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु है, CH4 है। 1s कक्षक कार्बन के क्रम से कौन कौन से कक्षक से, देखो 1s कक्षक है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में तो 1s कक्षक ही होता है। अब ये 1s कक्षक किस किस के साथ अतिव्यापन करेगा? एक हाइड्रोजन तो 2s के साथ गया, एक हाइड्रोजन 2px, तीसरा 2py और चौथा 2pz के साथ अतिव्यापन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अतिव्यापन किस प्रकार का हुआ? px और s प्रकार का, यहाँ पे py s प्रकार का, और यहाँ पे pz और s प्रकार का अतिव्यापन हुआ। जबकि यहाँ पे अतिव्यापन किस प्रकार का हुआ? 2s और s प्रकार का, ss अतिव्यापन हुआ, और यहाँ पर sp अतिव्यापन हो रहा है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 4 बंध बन गए, ss अतिव्यापन, एक तो ss अतिव्यापन से और 3 sp अतिव्यापन से। अब हम देखते हैं कि p कक्षक तो क्या होता है? अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः प्रबल बंध बनाते हैं, और s कक्षक क्या होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। तो यहाँ पर s कक्षक और p कक्षकों की जो प्रबलता है उनमें अंतर आ जाएगा। भाई ये तो अधिक मजबूत बंध होंगे 3 बंध तो, और ये क्या होगा? एक इनके तुलना में दुर्बल बंध बनेगा। यही हुआ। एक और बात आती है निकल के सामने, जैसे कार्बन में ये तीनों अक्ष तो 90 डिग्री पर व्यवस्थित होंगी, और ये चौथा जो बंध बनेगा, भाई ये 3 बंध तो 90 डिग्री पर व्यवस्थित हो गए एक दूसरे के, और ये चौथा बंध बनेगा जो 125 डिग्री के कोण पर बनता है। तो ये वीबीटी के अनुसार जो कमियां निकल के आ रही है वो ये होनी चाहिए कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि ये उत्तेजित अवस्था में चला गया, तो फिर यहाँ पे 3 बंध तो px sp sp अतिव्यापन करके बनने चाहिए, और चौथा बंध ss अतिव्यापन करके बनना चाहिए, और इनका बंध कोण भी परिवर्तित होना चाहिए। 3 बंध कोण तो समान होंगे और एक बंध कोण अलग होगा। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि जो मेथेन की संरचना है वो ऊपर दर्शाई गई संरचना नहीं होती है कि 3 बंध कोण तो 90 डिग्री पर और एक 125 पर हो, और चारों जो बंध हैं वो भी इस तरह से नहीं होते कि 3 बंध तो मजबूत हो और एक बंध दुर्बल हो। ये प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। तो और ये भी सब यहाँ पर यह सिद्ध हो चुका था कि चारों बंध कोण समान होते हैं, और जो चारों बंध है उनकी प्रबलता भी समान होती है। अब ये वीबीटी तो इस सिद्धांत को नहीं समझा पा रहा, और ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब इसकी आकृति कैसी हो? चतुष्फल की आकृति हो, जिसमें केंद्र पर तो कार्बन परमाणु हो और चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु व्यवस्थित हो। इसी प्रकार से BH3 के बारे में भी हमने व्याख्या कर पाते हैं कि उसका भी जैसे अगर बात करेंगे तो एक तो 2s कक्षक बनेगा, 2py 2pz कक्षकों से बनेंगे, तो यहाँ पे बंध के प्रकार में भिन्नता आ जाएगी। तो इन सबकी व्याख्या के लिए जो ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन रहे थे, अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल बन रहे थे, परमाणु किसी यौगिक में सिमेट्री नहीं रह पा रही थी, इनकी व्याख्या के लिए पोलिंग ने एक संकरण की संकल्पना प्रस्तुत की। देखो कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, संकल्पना दी। हमें एक बात ध्यान देने वाली है कि एक संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। अब इसके अनुसार क्या होता है? इसने संकरण को परिभाषित करते हुए कहा, संकरण की परिभाषा देखते हैं हम यहाँ पर, कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के, बात किसकी हो रही है यहाँ पर? संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा का मतलब जैसे S और P कक्षक है, इनकी ऊर्जा क्या है? लगभग समान है, लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक। भिन्न भिन्न आकृति मतलब S की आकृति कैसी है? गोलाकार, और P की डंबल शेप है। तो लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, और एकदम समान ऊर्जा वो आकृति के, उनकी आकृति कैसी होगी? अब संकरण के पश्चात में आकृति भी समान होगी और ऊर्जा भी समान होगी, और संख्या जितने कक्षकों ने भाग लिया था उतनी संख्या में नए कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? संकरण कहते हैं, और बने हुए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा को एक साथ दोबारा ढंग से समझ लेते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान ऊर्जा व आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? संकरण कहेंगे, और बने हुए कक्षक संकर कक्षक अथवा संकरित कक्षक कहलाते हैं। अब इन संकरित कक्षकों के नेचर क्या है? आकृति, ऊर्जा और दिशात्मक प्रकृति में क्या होंगे? बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संकरण वाला, संकरण की डेफिनेशन हो गई, और इसकी व्याख्या हो गई कि किस प्रकार से संकरित कक्षक बनेंगे। देखो यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली चीज है कि संकरण एक ऊर्जा शोषी प्रक्रिया है, फिर भी ये होता है। अब इसका क्यों होता है? उसमें शोषी प्रक्रिया पहले ऊर्जा लेता है फिर होता है, लेकिन क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि संकरण के बाद बने हुए जो संकरित कक्षक है दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, जिससे इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है
कि संकरण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी पूर्ति होने के बाद भी वो मुक्त होती है, जिससे तंत्र क्या होता है, स्थायी हो जाता है। अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है तो तंत्र क्या होगा, स्थायी होगा। इसी कारण संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध मजबूत होते हैं। ठीक है, तो हमारे संकरण को हमने ऊष्मा के आधार पर जोड़ दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर संकरण के नियम। देखो, संकरण कक्षकों के संकरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि इन नियमों के अनुसार ही वो संकरण में भाग लेते हैं और संकर कक्षक बनाते हैं। कुछ नियम है, उनको 1 by 1 हम गो थ्रू हो लेते हैं, देखते हैं। देखो, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर के और उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु के अथवा आयन के होने चाहिए। पहला नियम, जो कि हमने परिभाषा में भी बात की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि संकरण में जैसे मान लो कि कार्बन परमाणु के कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो कार्बन के कौन से कक्षक भाग लेंगे, समान ऊर्जा वाले। समान ऊर्जा वाले कौन से, लगभग समान ऊर्जा वाले कौन से हो गए, जैसे एस कक्षक, 2s कक्षक और 2p कक्षक। ये हमारे समान ऊर्जा वाले कक्षक होंगे, 2 कक्षक होंगे, 2s कक्षक और 2p कक्षक। ये लगभग समान ऊर्जा है। px, py और pz इनकी तो समान ऊर्जा है, और लगभग समान ऊर्जा की बात करें तो 2s और 2p में बहुत कम अंतर होता है। दूसरा है उसी मुख्य क्वांटम संख्या के, जैसे यहाँ पे दोनों कौन से कक्षक भाग लिए, दूसरी मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षक भाग लिए, 2s और 2p। तो दोनों कक्षक उसी मुख्य क्वांटम संख्या के और उसी परमाणु के, अर्थात जैसे कार्बन परमाणु के हमने यहाँ पे कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 कक्षक कार्बन के आगे और 3 कक्षक नाइट्रोजन के आगे, इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक एस, पी, डी कक्षक आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी परमाणु का क्या मतलब हुआ कि, या उसी क्वांटम संख्या का क्या मतलब हुआ। देखो, इनकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हमने इस लेक्चर में पहले भी देखा है कि हमने एक ऊर्जा का ग्राफ बनाया था एसपीडी के बारे में। तो हमने उस ऊर्जा के ग्राफ को इस तरह से नहीं है कि जैसे n+l के नियम के अनुसार भर रहे हैं तो इसकी ऊर्जा कम ज्यादा हो गई तो हम दूसरे को मुख्य क्वांटम संख्या का अणु ले लेंगे, इस तरह से नहीं लेंगे। हमें उसी क्वांटम संख्या को रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक और नए बने संकर कक्षकों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, जैसे कार्बन के एस कक्षक, कार्बन का 2s कक्षक और 2px, 2py और 2pz कक्षक भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं, 3 तो p के और 1 s का, तो कितने टोटल 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो जो नए संकरित कक्षक बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे, जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही बनेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रासायनिक वातावरण, संकरण क्या होता है, रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे एथेन के लिए मान लो कार्बन, एथेन की बात करें तो एथेन में कौन सा है, कार्बन है, कार्बन का संकरण कौन सा होगा एथेन में, C2H6 में, या मेथेन की बात करें, C2H6 की बात करते हैं तो C2H6 में कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। जबकि एथिलीन में कार्बन का संकरण क्या होगा, C2H4 में sp2 संकरण होता है। जबकि एसिटिलीन में CS ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp संकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका संकरण क्या हो गया, sp2, sp3, sp2 और sp संकरण हो गया, जबकि वही कार्बन भाग ले रहा है। अतः यहाँ पर परमाणु के आधार पर उसका संकरण निर्धारित नहीं कर देना, हमें उसके ऊपर एक लेवल नहीं लगा देना है कि कार्बन है तो sp3 दिखाएगा, नहीं। वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उससे जुड़ने वाले परमाणु कौन से हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, किस अभिविन्यास में जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर उसका संकरण निर्धारित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया या 5 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है। हम यहाँ पे कक्षकों के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं कि कक्षक भाग लेते हैं। हमने फर्स्ट में क्या बोला है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का तो संकरण के पश्चात उन नए कक्षकों में बंटवारा करते हैं। अतः संकरण में पूर्ण भरे हुए कक्षक, अर्धपूरित, रिक्त कक्षक, कोई भी कक्षक भाग ले सकते हैं। और संकरण के पश्चात इन नए बने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से बंटवारा होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। तो ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम मैक्सिमम रखना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर कक्षकों के बंटवारा होने के बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बाद में युग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो युग्मित रूप में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अधिकांश संकर कक्षक एक समान होते हैं, परंतु त्रिविमीय आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, जो संकर कक्षक होते हैं वो अधिकांश तो एक समान ही होते हैं,
लेकिन जो त्रिविमीय अभिविन्यास में उनका आकार, उनका विन्यास भिन्न भिन्न हो सकता है कि वो कौन सा किस डायरेक्शन में जुड़ेगा और किस तरह से विन्यासित होगा। नेक्स्ट है, संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति और बंध कोण आदि बताए जा सकते हैं। जैसे sp3 संकरण बता दिया तो उसकी ज्यामिति बताई जा सकती है, चतुष्फलकीय है। बंध कोण बताया जा सकता है 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो यहाँ पे संकरण के प्रकार से ही हम उसकी ज्यामिति बता सकते हैं। sp2 संकरण है, वहां पे उसका प्रकार बता सकते हैं कि किस तरह का होगा और उसकी ज्यामिति बंध कोण कितना होगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है, और जिसका उपयोग, ये ऐसी काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को, फैक्ट्स को समझाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रायोगिक तथ्य हैं उनको समझाने के लिए हम संकरण के एक काल्पनिक अवधारणा के आधार पर हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से उनको समझा पाते हैं। लास्ट है हमारे पास में संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए, देखो संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर उनकी संख्या, उनका प्रकार निर्धारित करते हैं। जैसे कैसे, जैसे कक्षकों के नाम के ऊपर एक संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो S और P कक्षक, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझते हैं sp3। इसका मतलब क्या है, इसमें संकरण में एक तो S कक्षक ने भाग लिया और 3 P कक्षकों ने भाग लिया है। यहाँ पे sp2 का क्या मतलब है कि एक तो S कक्षक ने भाग लिया और 2 P कक्षकों ने भाग लिया है। इसी प्रकार sp संकरण का क्या मतलब हुआ, एक तो S कक्षक ने भाग लिया है और एक P कक्षक ने भाग लिया है, ठीक है, और नए संकरित कक्षक बनाए हैं। तो बच्चों ये हमारे पास संकरण की परिभाषा हो गई, वीबीटी की क्या कमियां रह गई उनके बारे में देख लिया, संकरण के नियम देख लिया। अब संकरण के प्रकार देखने हैं हमें, जो कि एक लंबा टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद।